देखो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करते हैं, जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का ओड और इवन फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ था, ठीक है। सबसे पहले हम उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या था वो कि अगर आपके पास -a to a एफ एक्स डी एक्स होता है, अगर लिमिट आपके डेफिनेट इंटीग्रल की कहाँ से कहाँ है, -a to a, तो इसका रिजल्ट जीरो होगा इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का इफ़ f ऑफ -x कैसा आ जाए, -f(x), और इसी का रिजल्ट 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) dx लिख दिया जाएगा अगर आपका जो f ऑफ -x है फंक्शन का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, f(x) के इक्वल। ये हमारी ओड एंड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है। आज इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, कि अगर -a to a लिमिट है f(x) dx, तो अगर फंक्शन ओड है तो 0, अगर इवन है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) dx। एक बात का ध्यान रखना है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर -a to a आपको लिमिट दिखाई देती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो ये प्रॉपर्टी लगेगी ही लगेगी, नहीं, ये नैनो फंक्शन पे नहीं लगेगी। जो आपका नैनो फंक्शन होगा उस फंक्शन पे ये ऑपरेट हो नहीं होगी, ठीक है। नैनो फंक्शन क्या होता है बेटा, वो फंक्शन जो ना तो इवन है ना ओड है, नाइदर इवन नोर ओड, ऐसे फंक्शन पे इसको अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे बेशक आपकी लिमिट -a to a हो, वहाँ पर ये काम नहीं करेगी, ठीक है। और जो हमारी किंग प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx, वो हर फंक्शन पे अप्लाई होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना आपने। अब मैं इसकी कुछ प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ कि कैसे अप्लाई किया जाता है इसको। मान लीजिए आपको लिखा है कि -1 to 1 log ऑफ इंटीग्रल लिखा है आपके पास, क्या है, -1 to 1 log ऑफ 2 - x/2 + x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। वो क्या कहता है कि -1 से लेकर 1 तक इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो। तो हम एक बार चेक ज़रूर करेंगे कि अगर -a to a लिमिट लिखी है तो फंक्शन इवन है कि ओड है। अगर फंक्शन नैनो फंक्शन है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी को। तो ये मेरे पास जो फंक्शन है f(x), मैं इसको चेक करता हूँ, मतलब आपके पास इवन, अगर फंक्शन इवन है या फंक्शन ओड है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ है, -a to a है। मतलब एक ऐसा डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है जिसकी लिमिट -a to a है, तो आप चेक करिएगा कि फंक्शन इवन है या ओड है, फिर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। f(x) क्या है हमारा, log ऑफ 2 - x डिवाइड बाई 2 + x, यही है। f ऑफ -x कैलकुलेट करो बेटा, चेक करो क्या आता है, log ऑफ, ये क्या हो जाएगा, x की जगह -x रखूँगा तो 2 + x, x की जगह -x रखूँगा तो 2 - x। f ऑफ -x का मतलब फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ पर -x लिख देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, f ऑफ -x, देखो ये log 2 + x/2 - x, एक ही फ़र्क है, ऊपर जो भी है वो नीचे चला गया, नीचे जो था वो ऊपर चला गया। मैं क्या करता हूँ, इसमें log m/n की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, क्योंकि अभी तो आपका ना ये f(x) है ना ये -f(x) है, लेकिन हम इसको सोल्व कर सकते हैं। log m माइनस log n 2 - x लिख सकते हैं ना ऐसा, log m माइनस log n, log ऑफ m/n की प्रॉपर्टी यूज की, इसमें से माइनस कॉमन ले लो अब आप, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 - x, आगे वाला पॉजिटिव, माइनस कॉमन ले लिया ना, तो log 2 + x किसका हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आप इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन लेंगे तो 2 + x नेगेटिव और 2 - x पॉजिटिव, तो f ऑफ -x कितना आएगा, -log ऑफ 2 - x/2 + x। अब हमारा f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस, ये क्या चीज़ है, दिस इज f(x). तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, ओड फंक्शन है। अगर -a to a लिमिट हो, अंदर लिखा फंक्शन ओड हो, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0। सो i इज इक्वल टू 0, ठीक है, i क्या है, 0 है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो f(x) इज ओड, यहाँ लिख दो। अगर f ऑफ -x क्या आता है, f(x) के इक्वल आता है, ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या है, ओड, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो इंटीग्रल होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर आपका फंक्शन का जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें लिमिट -a to a है,
तो आप फंक्शन को चेक करो कि वो फंक्शन इवन है कि ओड है। अगर वो नैनो फंक्शन हुआ तो फिर तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है कि -π/2 माइनस का π/2 से π/2, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये अगर मान लीजिए आपके पास फंक्शन है, यहाँ पर मैं इवन और ओड की प्रॉपर्टी यूज करूँगा, क्योंकि जब भी आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट -a to a लिखी होगी और फंक्शन इवन या ओड दोनों में से कोई एक नेचर रखता होगा तो हम इवन और ओड की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो फंक्शन क्या है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स। आप इसको चेक करो कि ये फंक्शन इवन है कि ओड है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर कितना आएगा, -1 का स्क्वायर तो +1, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इसका मतलब अब आपका फंक्शन क्या आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर किसके इक्वल आता है, एग्जैक्टली एफ एक्स के इक्वल। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इवन। तो ये जो फंक्शन है, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट -a to a लिखी हो, उसके बाद फंक्शन या इवन, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट -a to a लिखी हो और उसके बाद फंक्शन इवन या ओड एक फंक्शन का नेचर रखता हो, तब हमारी ये प्रॉपर्टी यूज होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देखो ये फंक्शन कैसा नेचर रखता है, इवन, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, -a to a, तो इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन है, ये कब अप्लाई होगा, जब लिमिट -a to a हो और फंक्शन इवन या ओड दोनों में से एक नेचर रखता हो। तो यहाँ पर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a। तो यहाँ पर 0 to a क्या बनेगा, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही होगा। क्योंकि अगर -a to a एफ एक्स डी एक्स है और फंक्शन इवन है, तो आप क्या करेंगे, -a to a को 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमें आता है, क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप इसको लीनियर फॉर्म में लिखिए, 1 - cos 2x/2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to π/2। अब इसको इससे आगे आप अपने आप प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, इवन या ओड फंक्शन के अंदर, या मतलब -a to a अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट लगी है और आपका फंक्शन या इवन ओड एक नेचर रखता है, तो हम इवन या ओड फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर देते हैं। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखा है और उस पर -a to a लिमिट लिखी है, और वो जो एक से ज़्यादा फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसमें से कौन सा पार्ट इवन है कौन सा पार्ट ओड है, सब के साथ पहले सेपरेट कर दो सिंबल को, उसके बाद आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो, इवन या ओड की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो क्या कहता है आपसे, इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, इफ़, अब आपको वो बताता है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो 7x + 3 डेफिनेशन रखता है जब x 1 या 1 से बड़ा है, 3 या 3 से छोटा है, और एफ एक्स की डेफिनेशन 8x है जब x आपका 3 या 3 से बड़ा है, 1 या 4 या 4 से छोटा है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ये कुछ नहीं, बहुत आसान चीज़ है। एफ एक्स अगर 1 से, आपको क्या करना है, एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है 1 to 4, लेकिन एफ एक्स की एक डेफिनेशन नहीं है इंटायर इंटरवल के अंदर। उसने फंक्शन की डेफिनेशन को ब्रेक किया कि एफ एक्स 7x + 3 के इक्वल है जब x क्या है 1 to 3, और एफ एक्स 8x के इक्वल है जब x कहाँ से कहाँ है 3 to 4। आपने कहाँ से कहाँ तक डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना था, 1 to 4। तो अगर 1 से लेकर 4 तक किसी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है किसी पॉइंट पर, तो उसी पॉइंट पर आप लिमिट को ब्रेक कर देंगे। इसका मतलब अगर मेरे को 1 to 4, अगर 1 to 4 इस एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है, तो 3 पर इस रास्ते में जितने भी पॉइंट पर डेफिनेशन बदलता है फंक्शन, सभी पॉइंट पर आपको फंक्शन की डेफिनेशन लिमिट को ब्रेक करना होगा। तो 1 से लेकर 4 तक
आपको फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, लेकिन जिस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन 1 से 4 कैलकुलेट करना है उस फंक्शन की 3 पर डेफिनेशन बदल रही है पूरे रास्ते के अंदर 1 से 4 में। तो जिस पॉइंट पे बदल रही है वहाँ पर आप रुक के चले जाओ, 1 से लेकर 3 तक अलग कर दो फंक्शन को एफ एक्स डी एक्स, और 3 से लेकर के 4 तक एफ एक्स डी एक्स अलग कर दो, ठीक है ना। तो जितने पार्ट में आपको किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है उस पार्ट में बीच में कहीं अगर फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है, चाहे 1 पॉइंट पे चाहे 2 पॉइंट पे, तो आपने लिमिट को उनके कोरस्पॉन्डिंग ब्रेक कर देना है। अब ये बताइए 1 से लेकर 3 तक एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ फंक्शन की वही डेफिनेशन लिखी जाएगी जो यहाँ पर लिमिट की जो एक्स की वैल्यूज है इनके कोरस्पॉन्डिंग होगी। तो 1 से लेकर 3 तक जब एक्स होता है तो फंक्शन क्या होता है 7x+3, तो आप उसको यहाँ रख दीजिए 7x+3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और 3 से लेकर 4 तक जब x होता है तो फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है 8x इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इससे आगे आप इंटीग्रेशन अपने आप करेंगे तो 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, इन दोनों इंटीग्रल के सम के इक्वल, जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको लिखा है तो दोनों डेफिनेशन के लोग अलग अलग पार्ट बना दीजिए उसके। अब नेक्स्ट देखिएगा, हाउ वी कैलकुलेट द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इफ द फंक्शन इज ए मॉडुलस फंक्शन। मतलब अगर आपका जो फंक्शन है उस पर मोड लगा रखा है तो मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इस चीज़ को। मैं सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन करता हूँ, -1 to 1 मॉडुलस ऑफ 2x+1 dx, ठीक है। इसमें काफ़ी पार्ट मिलेंगे आपको, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो स्टार्टिंग के अंदर जब आपको मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिखवाई थी उस टाइम पर इस बात को बताया था, अरे ये लाइन लिखी थी कि इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल a to b देन a to b एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करते हैं हम। मतलब क्या है कि जो आप ये लिखते हो a to b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, अगर a to b एफ एक्स डी एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हो आप, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये इस पूरे इंटरवल a से b में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर आपका फंक्शन a से लेकर b में जो भी जिस फंक्शन का आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है a से b में, वो अंदर लिखा हुआ फंक्शन इस पूरे रास्ते में एक जैसा नेचर शो नहीं करता, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द साइन वैल्यू ऑफ द साइन ना साइन ऑफ द वैल्यू, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द आउटपुट और अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी। अगर फंक्शन a से b में क्या नहीं है, पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, तो जहाँ जहाँ ये फंक्शन a से b के रास्ते में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो करेगा उसी पॉइंट पर लिमिट को ब्रेक करना होगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया था कि इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल a to b देन a to b एफ एक्स डी एक्स हम क्या करते हैं, क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब जिस इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस है उस इंटरवल के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट तक फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को लोअर से अपर लिमिट के रास्ते में तभी कैलकुलेट करेंगे अगर वो फंक्शन जिस लिमिट में लिखा है उस लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग एक जैसा नेचर शो करता हो और फंक्शन आपका लोअर से अपर लिमिट में रास्ते में कहीं भी डिसकंटिन्यूअस ना हो। अगर मान लीजिए अंदर लिखा हुआ फंक्शन लोअर से अपर लिमिट के बीच में 2 पॉइंट पर क्या करता है, डिसकंटिन्यूटी शो करता है, तो दोनों पॉइंट पर आपने फंक्शन की लिमिट को ब्रेक करना होगा। मतलब इस पूरे रास्ते में इस अंदर के लिखे हुए फंक्शन का एक जैसा नेचर होना चाहिए, चाहे आउटपुट की वैल्यू जो आती है उनके साइन के अकॉर्डिंग कह लो, ठीक है, या फिर आप क्या कर लो, कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग कह लो। अगर a से b के बीच में 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी शो करता है तो तीनों पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट को ब्रेक करना होगा। अगर a से b के बीच में फंक्शन जो आउटपुट देता है उनका साइन बदलता है तो भी आपको उसकी लिमिट को ब्रेक करना होगा। मतलब एक जैसा नेचर होना चाहिए। अब ये जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन का क्या खासियत होता है कि मॉडुलस फंक्शन अपनी आउटपुट की साइन बदल देता है। जैसे ही x इधर उधर होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप,
-1 से 1 तक 2x + 1 का मॉडुलस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे को इस फंक्शन के मॉडुलस का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है इस -1 से लेकर 1 की लिमिट के अंदर। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूं? अगर आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि -a to a लिमिट है, तो जो अंदर वाला फंक्शन है वो इवन या ओड है, तब तो आप क्या करेंगे, -a to a की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। लेकिन यहाँ अगर मैं चेक करूँगा इस फंक्शन को, तो मेरा फंक्शन कौन है, 2x + 1 का मॉडुलस। चेक कर लो, f ऑफ -x क्या आता है, माइनस का 2x प्लस का 1। क्या ये फंक्शन इवन या ओड एक बन पाएगा? अगर मैं माइनस भी कॉमन लूँगा तो 2x - 1 बनेगा। तो 2x - 1 का मॉडुलस ये आ जाएगा, विच इज़ नाइदर इवन नॉर ओड। तो कैसा फंक्शन है ये, नैनो फंक्शन है। तो नैनो फंक्शन पे तो हम इवन और ओड की प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ देखो -a to a लिमिट लिखी हुई है इस फंक्शन की, जिसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। लेकिन हम यहाँ पर -a to a लिमिट लिखी होने के बाद भी इवन या ओड की प्रॉपर्टी यहाँ यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज ए नैनो फंक्शन। अब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ मॉडुलस फंक्शन लिखा है। मॉडुलस फंक्शन -a से लेकर a या किसी भी लिमिट के अंदर एक जैसा नेचर शो करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब मोड फंक्शन आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन के फंक्शन पे लिखा हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हो जिस पे आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, वहाँ पर आपको लिमिट को ब्रेक करना होगा अगर एक जैसा नेचर शो नहीं करता होगा तो। अब देखो -1 से 1 में 2x + 1 का मॉडुलस, क्या आउटपुट का साइन बदलता है, हम चेक करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन की लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ध्यान से सुना। जो मॉडुलस के अंदर वाला फंक्शन है आपने क्या कर देना है, उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, मॉडुलस के अंदर वाले फंक्शन को कंप्लीटली को 0 पुट कर देना है। उसके बाद जो भी आपने मॉडुलस के अंदर है, ठीक है, उसको 0 पुट किया, वहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। 2x - 1, x कितना आ गया, -1/2। मतलब क्या है कि जो मॉडुलस के अंदर वाला फंक्शन है उसको 0 के इक्वल पुट करो, 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करो। मतलब उस मॉडुलस के अंदर वाले फंक्शन को जो 0 आपने पुट किया है उसके जीरोज निकालो। वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, वो क्यूबिक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। मॉडुलस के अंदर वाले फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करके उसके क्या कैलकुलेट करो, जीरोज कैलकुलेट करो। जितने भी जीरोज आते हैं आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन जीरोज को नंबर लाइन पे लिख लेना है। एक ही जीरोज आता है -1/2, एक ही आता है ना। तो जिसको 0 के इक्वल पुट किया था उसकी नंबर लाइन बनाओ इस जीरोज के कोरस्पॉन्डिंग। इसी को किया था ना, तो -1/2 से बड़ा इनपुट रखेंगे इसमें, -1/2 से बड़ा 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, -1 पे, मतलब -1/2 से बड़ा 0 लिख लो यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड क्या आती है इसकी, पॉजिटिव, ठीक है ना। और -1/2 से छोटा रखेंगे -1, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब 2x + 1 को आपने 0 लिखा था, जिसको 0 लिखा था उसकी लेफ्ट साइड का नंबर लाइन बनाया हमने, ठीक है, क्योंकि 2x + 1 पे मोड लिखा है। जिस पे मोड लगा है उसको 0 के इक्वल पुट करो, फैक्टराइज करो, जीरोज निकालो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन जीरोज को लिखो। और जो आपने 0 के इक्वल पुट किया है उसकी लेफ्ट साइड का जो फंक्शन है उसका नंबर लाइन बनाओ और उनकी उस फंक्शन के आउटपुट के साइन का। अब -1/2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 2x + 1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और -1/2 से छोटी रखेंगे तो 2x + 1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। आपको क्या करना है, अब देखो आपने जिस पे मोड लगा था उसकी नंबर लाइन से, ठीक है, उस फंक्शन के आउटपुट का साइन चेक कर लिया। अब बताइए आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करना है, -1 से 1। तो आप इस नंबर लाइन पर अपना रास्ता देखो कि -1 कहाँ है, -1/2 से पहले, और 1 कहाँ है, 1/2 से बाद। इस रास्ते में जाना है आपने। तो -1 से 1 तक जाते टाइम -1 पे देखो ऊपर नंबर लाइन कैसी है, नेगेटिव साइन देती है। लेकिन इस रास्ते में -1/2 पर साइन क्या कर जाता है, बदल जाता है। इसके बाद कैसा हो जाता है, पूरे रास्ते में पॉजिटिव। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, -1 से -1/2 तक 2x + 1 dx इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन अलग करूँगा, और -1/2 से लेकर 1 तक 2x + 1 dx का डेफिनेट इंटीग्रेशन अलग करूँगा। क्यों? क्योंकि
जो आपके फंक्शन जिस पे मोड लगा है वो फंक्शन अपनी आउटपुट का साइन बदलता है इस पूरे रास्ते -1 से 1 में। किस पॉइंट पर? -1/2 पर। तो वहीं पर आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिट को ब्रेक करना होगा। अब बताओ, -1 से -1/2 में 2x + 1 की नंबर लाइन है, इसी चीज़ की नंबर लाइन है जिसको 0 की इक्वल पुट किया था। तो -1 से -1/2 में जो भी आपका 2x + 1 की जो नंबर लाइन है, ये क्या कहती है कि 2x + 1 कैसी आउटपुट देता है? -1 से -1/2 में नेगेटिव। तो अगर 2x + 1 इस पूरे रास्ते में नेगेटिव है तो इस 2x + 1 का मॉडुलस किस में ओपन होगा? नेगेटिव के अंदर। तो आप नेगेटिव में ओपन कर दो, ठीक है। और -1/2 से और 1 के इस इंटरवल के अंदर 2x + 1 की आउटपुट का साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका मॉडुलस किस में ओपन होगा? पॉजिटिव के अंदर, ठीक है ना। मतलब उस a से लेकर b के इंटरवल की जो लिमिट है उसमें मोड के अंदर वाली चीज़ की आउटपुट पॉजिटिव है तो मॉडुलस पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा, नेगेटिव है तो मॉडुलस नेगेटिव में ओपन हो जाएगा। अब इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें लिमिट ब्रेक करना आना चाहिए, उसके बाद हम आसानी से इनको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ एल्जेब्रिक का ही, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिमिट को ब्रेक करते हैं। देखो, एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं हम। ये आपके पास क्या है? -1 से लेकर 2 तक x³ - x का मॉडुलस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको देखो, आप जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन दिखाई देता है लिमिट के ऊपर तो आपको ब्रेक करना होगा, ठीक है। अगर एक जैसा आउटपुट का साइन फंक्शन शो नहीं करता, देखो क्या करेंगे हम। मॉडुलस फंक्शन का अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है तो मोड के अंदर वाला जो पार्ट है उसको 0 के इक्वल पुट करो। पुट x³ - x = 0, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा हो, एक मॉडुलस के अंदर वाला पार्ट 0 के इक्वल पुट करो। अब इसके क्या करो? फैक्टराइजेशन करके जीरोज निकालो। अब इसके जीरोज निकालो तो x कॉमन आएगा, x² - 1 = 0। तो x² - 1 को क्या लिखेंगे हम? x - 1 × x + 1 = 0। अब इनके जीरोज क्या आएंगे? एक तो x की वैल्यू 0, एक 1 और एक क्या? -1। इन तीनों फैक्टर के यही जीरोज होंगे। अब आपने क्या करना है? इन जीरोज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे लिखना है। -∞ से ∞, पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर क्या आएगा? 1। अब बताओ किसका नंबर लाइन बनाएंगे हम? इसकी लेफ्ट साइड का, जिसको 0 के इक्वल पुट किया था उसकी लेफ्ट साइड का, इसी का नंबर लाइन बनाएंगे। लेकिन यह ध्यान रखना, अगर इधर माइनस कॉमन भी आ जाता तो उसको उधर आपने डिवाइड नहीं करना है नंबर लाइन बनाने से पहले। अब ये पार्ट है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को 0 की इक्वल पुट किया था तो ये वही पार्ट है। अब लास्ट में जिसको फैक्टराइज कर दिया है उस पार्ट के अकॉर्डिंग इसी का नंबर लाइन बना रहे हैं हम। इसका मतलब इसका बना लो आप। कैसे बनाएंगे? जिसको 0 के इक्वल पुट किया उसी का नंबर लाइन बना रहे हैं हम, तो इसका नंबर लाइन बनाएंगे। तो 1 से बड़ी बताइए, 1 से बड़ा इनपुट रखो। ये कैसा देता है? x की वैल्यू 1 से बड़ी रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर 0 से 1/1 के बीच का कोई नंबर रखेंगे इसके अंदर लेफ्ट साइड में तो 1/2 रख लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये क्या आएगा रिजल्ट? तीनों की प्रोडक्ट का नेगेटिव आएगा, तीनों की प्रोडक्ट का रिजल्ट। 0 से -1/2, -1 के बीच में -1/2, -1/2 पे ये नेगेटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो तीनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगी। और -1 से छोटा रखेंगे तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगी अगर तीनों नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने जिस पे मॉडुलस लगा था, ठीक है, उसकी नंबर लाइन बना ली उस फंक्शन की। किस पे मॉडुलस लगा था? x³ - x। तो x³ - x, देखो यहाँ से आप आउटपुट का साइन चेक करो चाहे यहाँ से चेक करो, बात एक ही है। कहीं देखना फैक्टराइज फॉर्म से आसान होगा। तो जब मॉडुलस के अंदर वाले फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करते हो तो उसके फैक्टराइजेशन करके जीरोज निकालो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो और फिर जिसको 0 के इक्वल पुट किया है उस फंक्शन का नंबर लाइन बनाओ। अब इस फंक्शन का नंबर लाइन बनाया हमने, इससे सोच लो इसका नंबर लाइन, तो इसकी फैक्टराइज फॉर्म से सोच लो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये नंबर लाइन से आपको मदद करेगा कि -1 से लेकर 2 के अंदर इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। आपको कहाँ से कहाँ जाना है? -1 से लेकर 2 के रास्ते। मतलब हमें अपना जो ये फंक्शन है जिसका मॉडुलस लिखा है इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन -1 से 2 में कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करूँगा? इस पूरे रास्ते में फंक्शन जहाँ जहाँ अपने आउटपुट का साइन चेक करेगा वहीं पर लिमिट को ब्रेक कर देंगे। तो -1 से लेकर 0 तक पॉजिटिव है, 0 के बाद 1 तक क्या है? नेगेटिव है, उसके बाद फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो आपने क्या करना है?
जहाँ जहाँ अपनी आउटपुट का साइन बदल रहा है वहीं पर आपने लिमिट को ब्रेक कर दो। पहले आप -1 से कहाँ तक जाओ, 0 तक, x³ माइनस एक्स डी एक्स का मॉडुलस प्लस उसके बाद 0 से लेकर कहाँ तक एक जैसा साइन है, 1 तक, x³ माइनस एक्स डी एक्स, और उसके बाद 1 से लेकर के 2 तक एक जैसा साइन है, x³ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप मॉडुलस को ओपन कर दो, i इज इक्वल टू -1 से 0। इस रास्ते में किसकी नंबर लाइन है ये, x³ माइनस एक्स फंक्शन की। तो -1 से लेकर 0 में x³ माइनस एक्स फंक्शन की आउटपुट कैसी है, पॉजिटिव। तो इस x³ माइनस एक्स फंक्शन का मॉडुलस किस में ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर। 0 से 1 के रास्ते में x³ माइनस एक्स फंक्शन की आउटपुट का साइन कैसा है, नेगेटिव। तो x³ माइनस एक्स अगर 0 से 1 में नेगेटिव आउटपुट देता है तो फिर आप क्या करेंगे, इसका मॉडुलस नेगेटिव में ओपन कर देंगे। यही फ़र्क हो, बस मोड ओपन करना है। प्लस 1 से 2 के रास्ते में आप बताइए x³ माइनस एक्स की आउटपुट कैसी है, पॉजिटिव। तो इसका मॉडुलस किस में ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा। अब इससे आगे इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने में हमें दिक्कतें नहीं आती है, बस ये लिमिट ब्रेक करनी आनी चाहिए। जो मॉडुलस के अंदर वाला फंक्शन है उसके जीरोज़ निकालो, जीरोज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे लिखो, और उसके बाद उस नंबर लाइन को बनाओ उस फंक्शन के लिए जिसको 0 के इक्वल पुट किया है। ठीक है, अब ये नंबर लाइन चाहे आप x³ माइनस एक्स की मदद से बना लेना, ठीक है, चाहे आप इसकी फैक्टराइज फॉर्म से बना लेना। ठीक है, हमने किसके, ये नंबर लाइन किसके लिए बनानी है, उस फंक्शन के लिए जिसको 0 के इक्वल पुट किया है। चाहे उसकी ओरिजिनल फॉर्म से बना लो, चाहे उसकी फैक्टराइज फॉर्म से बना लो। वो बता देगी नंबर लाइन की आपको लोअर से अपर लिमिट के रास्ते में ये फंक्शन कहाँ कहाँ अपने आउटपुट का साइन बदल रहा है, वहीं पर अपनी लिमिट को ब्रेक कर दीजिए। अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा मॉडुलस फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, क्या है, -3 to 6 x-3 मॉडुलस प्लस x-4 मॉडुलस प्लस x-5 मॉडुलस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इस केस के अंदर तीनों पार्ट को अलग अलग सेपरेट कर दो। 3 to x 6 x-3 dx का मॉडुलस, और 3 to 6 डेफिनेट इंटीग्रेशन अपना साइन सबके साथ सेपरेट कर देगा। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो 3 to 6 एक से ज़्यादा फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखा है अगर आपका फंक्शन, तो इन अगर ऐसे लिखा है तो आप तीनों के साथ क्या कर दीजिए, अलग अलग सेपरेट कर दीजिए उनके बीच के साइन के कोरस्पोंडिंग। अब आप इनका कैलकुलेट करिएगा कि 3 to 6 तक x³ माइनस 3 का मॉडुलस क्या आएगा, x माइनस इसका क्या आएगा, तो इसको I1 मान लो, आगे वाले को आप I2 मान लीजिए, उससे नेक्स्ट को आप I3 मान लीजिए। अब I1 को अलग से कैलकुलेट कर लो। I1 कौन है, 3 to 6 x³ x-3 मॉडुलस dx। कैसे करेंगे, इस मोड के अंदर वाला जो फंक्शन है इसको 0 के इक्वल पुट करो, इसका जीरोज़ निकालो। 3 आप 3 को नंबर लाइन पे लिखोगे तो ये 3 नंबर लाइन पे लिखा। अब x-3 जिसको 0 के इक्वल पुट किया उसके नंबर लाइन बताऊँ, 3 से बड़ा रखेंगे तो 4 - 3 पॉजिटिव, 3 से छोटा रखेंगे तो x-3 क्या है, नेगेटिव। तो I1 इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक बताओ, 3 से लेकर 6 तक जाना है आपको, 3 से लेकर 6 तक। तो 3 से लेकर 6 तक तो आपके पास 3 से आगे तो आपका क्या है, ये पॉजिटिव। तो 3 से लेकर 6 तक ये आपका मॉडुलस किस में ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर। क्यों, क्योंकि 3 से आगे आपके x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो फिर आपके पास x-3 कैसा है, पॉजिटिव। ये नंबर लाइन x-3 की ही है जिसको 0 के इक्वल पुट किया है। ठीक है, तो 3 से आगे की वैल्यू पर अगर x-3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस किस में ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव में। आराम से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसे ही आप इसका अपना अलग से कैलकुलेट कर लो कि I2 मेरा कितना है, 3 से लेकर 6 तक x-4 का मॉडुलस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे आप, मॉडुलस के अंदर वाले फंक्शन को 0 पुट करो, जीरोज़ निकालो, नंबर लाइन पे लिखो आप 4 को। ठीक है, 4 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन जिसको 0 के इक्वल पुट किया ये पॉजिटिव आउटपुट देगा, 4 से छोटी पे ये नेगेटिव देगा। अब I2 इज इक्वल टू, आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ है, 3 to 6। तो 3 से लेकर 6 के रास्ते में 4 पे आउटपुट क्या कर रही है, बदल रही है। तो 3 से 4 तक x-4 का मॉडुलस अलग कर दीजिए। ठीक है, प्लस 4 से लेकर के 6 तक आप x-4 का मॉडुलस का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से लेकर 4 में कैसा है, x-4 की नंबर लाइन है, तो 3 से लेकर 4 में कैसा है ये आउटपुट, नेगेटिव। तो इसका मॉडुलस भी नेगेटिव में ओपन होगा।
माइनस ऑफ x माइनस 4 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और 4 से लेकर 6 अगर इस इंटरवल की x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव, तो x माइनस 4 का मॉडुलस भी पॉजिटिव में ओपन हो जाए। अगर मॉडुलस के अंदर वाली जो फंक्शन है उसका आउटपुट का साइन आपको लोअर और अपर लिमिट के बीच में पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट उसका मॉडुलस क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो इस तरीके से आप x माइनस 5 का कर लो ऐसे ही। तो अगर एक से ज़्यादा फंक्शन का मॉडुलस का एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो सब के साथ आप क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब बात आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है तो कैसे करेंगे। मॉडुलस फंक्शन का तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे 0 से लेकर 4 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx ये लिखा है। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ बदलेंगी, अगर लोअर से अपर लिमिट के रास्ते में जिस फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो फंक्शन सेम इंटीजर आउटपुट नहीं देता होगा तो फिर आपको जिस पर बदलता है वहीं पर लिमिट को ब्रेक करना होगा। मतलब इस रास्ते में डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की आउटपुट का साइन कहाँ बदलता है, मतलब कहाँ लिमिट ब्रेक होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जिस पॉइंट पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो करता है। अरे मैंने आपको कंटिन्यूटी के चैप्टर में ये बात बताई थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ शो करता है, वेयर आउटपुट एज एन इंटीजर, जहाँ पर आपके पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया गया है वो जिस फंक्शन पे लगाया गया है वो फंक्शन जिस पॉइंट पर इंटीजर आउटपुट देगा वहीं पर उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा उस ग्रेटेस्ट इंटीजर, उस फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ में। ठीक है, अब अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात करते हो तो इसके ग्राफ को सब जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो स्टेप ऑफ फंक्शन होता है कि ये आपके पास 0 है, 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, 1 शामिल नहीं है, उसके बाद 1 से लेकर 2 तक, 2 शामिल नहीं है, 2 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 4 तक। ये जो पॉइंट होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ये डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होते हैं, 0, 1, 2, 3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपना फंक्शन का ग्राफ या डिसकंटिन्यूटी कहाँ से हो करता है, वेयर x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। ठीक है ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is discontinuous when x belongs to an integer। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन इंटीजर आउटपुट देगा वहीं पर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट कैसे ब्रेक होंगी, अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है उसकी आउटपुट इंटीजर क्वांटिटी, ठीक है, कब कब आती है। अब देखो हमें यहाँ पर कैसे लिमिट को ब्रेक करना है, 0 से लेकर 4 तक। अगर मैंने 0 से 4 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की आउटपुट कैलकुलेट करनी है तो तुम यूँ बताओ 0 पर इसकी आउटपुट क्या है, 0। सबसे पहले तो आप लोअर लिमिट रखो किसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला जो फंक्शन है उसमें x की जगह पर, तो अंदर वाले की आउटपुट क्या आई, 0। तो 0 से स्टार्ट हो गए। अब हम तो लोअर लिमिट पे कितनी आउटपुट देता है ये इंटीजर क्वांटिटी, 0। जब तक ये 0 देगा तब तक आपका इसका अलग लिमिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद सेपरेट कर देंगे। अब देखो लोअर लिमिट पे कितना देता है, 0। अब इस 0 से 4 के रास्ते में 0 के बाद वो कौन सा नंबर है जिस पर ये अपनी आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ये अंदर वाला जो आउट फंक्शन है ये अपनी आउटपुट 0 के बाद कहाँ बदलेगा, 1 पे। देखो सबसे पहले लोअर लिमिट पे बताओ, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ फंक्शन है वो लोअर लिमिट पे कितनी आउटपुट दे रहा है, 0। ठीक है, अब बताइएगा ये कहाँ तक 0 देगा, 1 तक।
लोअर लिमिट के बाद 1 के ऊपर जैसे ही इसमें x की जगह 1 रखोगे तो ये अपनी आउटपुट चेंज करके कितनी कर देगा 1। तो 1 पर इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, वहीं पर आप लिमिट को सेपरेट कर दीजिए। उसके बाद 1 से स्टार्ट करो। अगर 1 रखेंगे तो इसकी आउटपुट क्या है 1 इंटीजर, ठीक है। और 1 के बाद 4 से पहले वो कौन सा नंबर है जिस पर ये अपनी आउटपुट को चेंज करेगा, कहाँ पर चेंज करेगा 2 पे। 4 से पहले 2 वो नंबर है जहाँ पर अपनी आउटपुट चेंज करेगा, 2 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद 2 के बाद कहाँ चेंज करेगा 3 पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। और उसके बाद 3 से के बाद कहाँ चेंज करेगा 4 पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी है 0 dx। आउटपुट लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन नहीं करना आपने, 1 से लेकर 2 तक। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की आउटपुट कितनी है, मतलब ये 2 अगले में शामिल है। 1 से 1.9 तक अगर x रखा जाएगा तो इसकी आउटपुट 1 आएगी। उसके बाद 2 से लेकर 3 में, 2 से 2.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आएगा 2 आएगा। 3 से 3.9 तक, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 3 आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 0 ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया x लाइज फ्रॉम 1 to 2 प्लस ये कितना है, ये कितना आ जाएगा 2 तो बाहर, x लाइज फ्रॉम 2 to 3, और ये कितना आएगा 3 बाहर, x लाइज फ्रॉम 3 to 4। अब इस पार्ट का हम इंटीग्रेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जहाँ पर आउटपुट इंटीजर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी लिमिट को चेंज कर लेगा। तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। आपको ये पता करना पड़ेगा कि अंदर वाला फंक्शन कहाँ कहाँ अपनी इंटीजर आउटपुट बदल रहा है। अब मान लो इस पे लगा रखा है i इज इक्वल टू 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx, 0 to 2 ही है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करता हूं मैं, तो कहाँ कहाँ लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ ये 0 से 2 के रास्ते में अपनी आउटपुट इंटीजर क्वांटिटी चेंज करेगा। अब बताइए आपके पास जिस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अगर x की वैल्यू 0 से 2 के रास्ते में जाती हैं, x कहाँ से कहाँ है 0 से लेकर 2 में, ये लगाओ आप, x कहाँ से कहाँ है 0 से 2 में, तो 0 पर तो इसकी आउटपुट कितनी है 0। उसके बाद बताओ, अब उसके बाद इंटीजर क्वांटिटी 0 से 0 के ऊपर तो कितना है ये 0 है, ठीक है। अब अपर लिमिट से पहले वो कौन सा नंबर है, देखो कैसे सोचेंगे आप लिमिट को ब्रेक करना ग्रेटेस्ट इंटीजर में। लोअर लिमिट रखो फंक्शन में x की जगह, जिस फंक्शन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है उस फंक्शन में वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट रखो। फंक्शन की क्या आउटपुट, मतलब क्या इंटीजर आउटपुट आती है या क्या आउटपुट आती है, ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करो। अब इस फंक्शन में लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह, तो फंक्शन की जो आउटपुट आएगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0। उसके बाद अब क्या देखोगे कि अपर लिमिट से पहले वो कौन सा नंबर है जिसको हम x की जगह रखेंगे इस फंक्शन में, तो फंक्शन की आने वाली आउटपुट का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से चेंज होकर 1 बन जाएगा। बताओ अब 0 के बाद और 2 से पहले वो कौन सा नंबर है जिस नंबर को हम x की जगह अगर रखेंगे तो उस पे फंक्शन की जो आउटपुट आएगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से चेंज होकर के कितना बन जाएगा 1। वो कौन है, वो नंबर 1। अगर 0 के बाद और 2 से पहले 1 वो नंबर है जिसको हम x की जगह रखेंगे, तो x की जगह रखने पर फंक्शन जो आउटपुट देगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, ठीक है। तो उसका 1 पर आप लिमिट को सेपरेट कर दीजिए। उसके बाद 1 से लेकर अब 1 पे कितना है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू 1 पर आउटपुट कितनी है इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर की 1, मतलब x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 पर कितना है 1। अब 1 के बाद और अपर लिमिट से पहले वो कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं x की जगह रखूंगा तो फंक्शन की आने वाली आउटपुट का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बदल के 2 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट के बाद और अपर लिमिट से पहले वो कौन सा x है जिसको मैं फंक्शन में x की जगह रखूंगा तो फंक्शन की आने वाली आउटपुट का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से चेंज होके क्या हो जाएगा 2। वो कौन सा x है √2। अगर x की जगह अगर आप √2 रखेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2। तो 1 के बाद वो x कौन है अपर लिमिट से पहले √2 है जिसके ऊपर ही अपनी आउटपुट चेंज करके कितनी बना देगा 2। तो इसका मतलब √2 तक अलग कर दो, प्लस अब √2 से लेकर के कहाँ तक, अब √2 पे 2 है ना, तो √2 के बाद और 2 मतलब
√2 पे कितना है इसकी आउटपुट 2, तो √2 के बाद और अपर लिमिट से पहले वो कौन सा नंबर है जिसको x की जगह रखने पर आने वाली आउटपुट का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से चेंज होके 3 बन जाएगा, वो नंबर कौन है √3। तो x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx प्लस √3 पे 3 है ना, तो √3 के बाद वो अगला नंबर 2 ही है जिस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी आउटपुट 4 कर देगा। ठीक है, अब इनकी आउटपुट लिख दो। आई 0 से 1 में इसकी आउटपुट क्या है 0, 0 से 1 0 dx प्लस 1 से √2 में कितना है इसका आउटपुट 1 प्लस √2 से √3 के रास्ते में इसके आउटपुट क्या है 2 dx प्लस √3 से लेकर के 2 में कितना है 3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो भी क्वेश्चन मॉडुलस का दिया है या इवन और ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी का दिया है, ये दोनों टाइप के फंक्शन आपको करने फंक्शन के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है।